नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आज अपना वीडियो लेकर के आई हूँ। और हमारे इस वीडियो में जो हमारा लेसन है, जो विषय है, वो है वितरण मानचित्र, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि ये आपको मेरी फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मैप्स बताए गए हैं। ठीक है, और हर मैप अपने आप में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ वितरण प्रोडक्ट का बता रहा है। ठीक है, तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का जो दिए हुए क्षेत्र में वितरण प्रदर्शित करना होता है, तो वो जब हम किसी मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वितरण मानचित्र। ठीक है, तो वितरण मानचित्र बनाने की जो विधि है उसमें आता है कि क्या होते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। एक्चुअली वितरण मानचित्र जो है वो दो प्रकार की विधि से बनाया जाता है, या यूँ कह लो कि इन विधियों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक है नॉन क्वांटिटेटिव मेथड, दैट मीन्स अमात्रात्मक विधि, और दूसरी है मात्रात्मक विधि, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये मेरी स्लाइड में आपको क्लियर पता चल रहा है, नॉन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, अब अमात्रात्मक विधियों में के द्वारा तो हम क्या करते हैं कि जो वितरण मानचित्रों को गुण प्रधान मानचित्र भी कहते हैं, और इसमें मात्रात्मक विधियों के अनुसार बनाए गए जो वितरण मानचित्र रहते हैं वो सांख्यिकीय मानचित्र होते हैं, ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल होते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर डेटा के आधार पर बनाए जाते हैं। और गुण प्रधान मानचित्रों में किसी तत्व या वस्तु का वितरण दिखाते हैं। ये जो दूसरे वाले हैं उनमें आप किसी तत्व या वस्तु का वितरण बताते हैं, उनके घनत्व के बारे में बात करते हैं, और उसके विपरीत सांख्यिकीय मानचित्रों का मूल उद्देश्य किसी तत्व या वस्तु के मूल, मात्रा या घनत्व की क्षेत्रीय भिन्नता को चित्रित करना होता है। तो दोनों प्रकार के मानचित्रों का यही एकमात्र अंतर होता है कि एक में स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, दूसरे में सिर्फ कमोडिटी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। अब आया कि अमात्रात्मक विधियों में हम कौन कौन से मेथड्स पढ़ेंगे, इनफैक्ट कौन कौन से मैप्स बनाते हैं हम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशनल मैप से हमारी हेडिंग और मेथड्स। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे बच्चों कलर पैच मेथड। ये देख लीजिए आप एक बार कि कलर पैच मेथड होता है रंगारेख विधि, फिर सामान्य छाया विधि, सिंपल शेडिंग मेथड, चित्रीय विधि, वर्ण मात्रिकी या प्रतीक विधि, और नामांकन विधि। इधर है वर्ण मात्री विधि, दैट मीन्स कोरोप्लिथ मेथड, असमानता रेखा विधि, आइसोप्लिथ, और बिंदु विधि, डॉट मेथड, आरेखी विधि, डायग्रामेटिक मेथड। तो लेट्स गो टू अनदर स्लाइड, कलर पैच मेथड। जैसा कि अपना क्वांटिटेटिव अमात्रक नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हमको पहला जो हमने लिया है वो है रंगारेख विधि, जिसको हम बोलते हैं कलर पैच मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एन एरिया क्लास क्वालिटेटिव एरिया, है ना। और ये जो जैसा मेरा ये मैप बता रहा है कि अमात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की ये एक सरल और लोकप्रिय विधि है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि मानचित्रों को रंगारेख या कलर पैच या रंगक मानचित्र, टिंट मैप, कलर मैप, कोरोक्रोमैटिक मैप्स आदि आदि भिन्न भिन्न नामों से भी इनको पुकारते हैं। इन मानचित्रों में क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओं के वितरण को, क्षेत्रों को रंग भरकर स्पष्ट करते हैं, जैसा कि मेरा मैप बता रहा है ना आपको कलर्स के द्वारा। ठीक है, फिर प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों, भूमि उपयोग के प्रकारों, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तथा प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टियों के प्रकारों को प्रदर्शित करने के लिए भी प्राय
इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। रंगारेख मानचित्रों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार निर्धारित रंग प्रयोग किए जाते हैं। एक स्पेसिफिकेशन होता है। प्राकृतिक प्रदेश प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों में पर्वतीय क्षेत्रों को गहरे भूरे रंग से, पठारी भागों को हल्के भूरे रंग से तथा मैदानों को पीले रंग से दिखाते हैं। तो वनस्पति मानचित्रों में वनों के लिए हरे रंग का, घास के मैदानों के लिए पीले रंग का और मरुस्थलीय वनस्पति के लिए पूरे भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेसिफिकेशन के द्वारा हम इसको बताते हैं। अब अपन आते हैं सिंपल शेडिंग मेथड। ईच शेड और कलर रिप्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज। A map with only 3 classes is quite easy to understand, but it may hide some of the classes. There is no default about the way of coding. तो सिंपल कलर मेथड, इसमें रंगों के स्थान पर काली स्याही से बनाई गई छायाएं प्रयोग में लाते हैं कभी कभी। इस मानचित्र का एकमात्र उद्देश्य भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों को दिखाना होता है तथा इन मानचित्रों में प्रयुक्त छायाओं का वितरण के घनत्व से कोई संबंध नहीं होता। इसके विपरीत वर्णमात्री मानचित्रों में वितरण के घनत्व के अनुसार छायाओं को हल्का या भारी करना आवश्यक होता है। ये देखो, इसमें देखो डार्क से लाइट की ओर है ना। सामान्य छाया विधि के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में कृषि भूमि उपयोग को दिखलाया जाता है। पुस्तकों में रंगारेख मानचित्रों के स्थान पर सामान्य छाया मानचित्रों की सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे जलवायु और कृषि पेटियाँ, फसलों के क्षेत्र, मिट्टियों के प्रकार, औद्योगिक पेटियाँ, ये सब खनिज क्षेत्र, ये सब वितरण दिखलाए जाते हैं। नेक्स्ट है पिक्टोरियल मेथड, चित्रीय विधि। इस विधि में क्या होता है कि जिन जिन वस्तुओं के स्थान, क्षेत्र या वितरण दिखाने होते हैं उन वस्तुओं के वास्तविक फोटो चित्रों का पर आधारित रेखा चित्रों को मानचित्र में तथा यथास्थान बना दिया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में हाथी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस क्षेत्र में हाथी बताया जाएगा। ये देखिए अफ्रीका का मेरा जो मैप है, ये आपको फोटोज़ पिक्चर्स के द्वारा बताया जा रहा है, पिक्टोरियल मेथड में, है ना। किसी देश के दर्शनीय स्थलों, पर्यटक केंद्रों, आपने देखा होगा जहाँ भी राजस्थान का मैप होगा तो वहाँ राजस्थान की सम एरिया को बताया जाता है और उसमें ऊँट बताया जाता है कि नहीं। तो ये हमारा हुआ पिक्टोरियल मेथड। जैसे पर्यटक केंद्रों, वेशभूषा के प्रकारों, जनजातियों तथा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वैभव को प्राय इसी विधि के द्वारा दर्शाया जाता है। तो पर्यटन कार्यालयों एवं बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार के चित्रीय मानचित्र देखे जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन में जब रिटायरिंग रूम में आप बैठे होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे एमपी है तो एमपी के आप देखोगे वहाँ के जो भी चीज़ फेमस है, चाहे वो हिस्टोरिकल बेस्ड हो, चाहे किसी भी हो, नर्मदा नदी के आसपास है ना, जबलपुर के अंदर क्या क्या भेड़ा घाट फेमस है, तो लाइक उस एरिया में आपको भेड़ा घाट की फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। तो ये हमारा होता है पिक्टोरियल मेथड। अब आते हैं अपन कोरोक, स्कीमेटिक और सिंबल मेथड। These maps are depicted by various cartographic symbols like dots, circles, triangles, initial letters of the elements to represent on the map. The main advantage of this method is that many elements may be shown together on a single map. ये देखिए मेरा ये जो मैप है, आपको क्लियर पता चल रहा है इसमें कि वर्ण प्रतीकी या प्रतीक विधि जो होता है कोरो, स्कीमेटिक और सिंबॉलिक मेथड, इसमें चिन्हों की सहायता से हम वितरण प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको हम वर्ण प्रतीकी या प्रतीक विधि कहते हैं। इस विधि में जिन वस्तुओं का वितरण दिखलाना होता है हमको, उन सब के अलग अलग चिन्ह या प्रतीक चिन्ह निश्चित करके उनको हम मानचित्र में यथास्थान अंकित कर देते हैं। तो चित्र में प्रतीकों का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि इन्हें देखने मात्र से हम प्रदर्शित की गई वस्तुओं का बोध हो जाता है, ठीक है ना, तथा मानचित्र संकेत में प्रतीकों का अर्थ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसमें हमको क्लियर पता चल जाता है कि ये क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है। अब आता है अपना नामांकन विधि, नेमिंग मेथड। इन दिस मेथड द वर्ड इज यूज्ड एज अ सिंबल टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, W इज यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग व्हीट। इस विधि में मूलाक्षर प्रतीक होता है
और केवल इतना अंतर है कि इसमें जो मूलाक्षर विधि है उसको प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के नाम से के प्रथम अक्षर या अक्षरों को प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाते हैं, और नामांकन विधि में मानचित्र पर वस्तुओं के यथास्थान पूरे नाम लिख दिए जाते हैं। ठीक है ना। अब अपन आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें कोरोप्लिथ मैप्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स आपको पता ही है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि मात्रात्मक विधि में हम लोग जो है किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा अथवा घनत्व की क्षेत्रीय भिन्नता प्रकट करने वाली सांख्यिकीय मानचित्रों जैसे वर्षा मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाली कृषि मानचित्र आदि की रचना करने के लिए मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले आ रहे हैं कोरोप्लिथ मेथड्स मैप्स, वर्णमात्री प्रतीकी। इस प्रकार के मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या या प्रतिशत मूल्य जैसे जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, कृषि भूमि का प्रतिशत, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अथवा किसी फसल या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आदि हम लोग प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा इन मानचित्रों में घनत्व आदि की भिन्नता को राजनीतिक अथवा प्रशासकीय क्षेत्रों के आधार पर भी प्रदर्शित किया जाता है, और इस प्रकार के मानचित्र में सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र में सबसे हल्की छाया, उससे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में भारी छाया तथा सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में सबसे भारी छाया देखने को। देखो आप इसमें देखो शेडिंग दिख रही है ना मानचित्र में, मैप में, मेरी स्लाइड के अंदर, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब आते हैं अपन डॉट मेथड में। तो बिंदु विधि जिसे बोलते हैं, और डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप और डॉट डेंसिटी मैप is a type of thematic map that uses a point symbol to visualize the geographic distribution of a large number of related phenomena, where one dot has a value of a certain number. Example, one dot represents 5,000 people. एक पर्टिकुलर डेटा ले लेते हैं हम और उसके आधार पर हम बताते हैं कि हमारी एक बिंदु बराबर है इसके। ठीक है। तो इस विधि में, इस वितरण मानचित्र में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि वितरण के घनत्व को समान आकार या आकृति वाले बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक ऐसा वर्ण प्रतीकी मानचित्र होता है जिसमें एक ही प्रतीक की बार बार पुनरावृत्ति होती है। आप देखो डॉट्स ही डॉट्स लगे हुए हैं सब, है ना। किंतु चूंकि बिंदुकित मानचित्र में बिंदुओं की कुल संख्या तथा प्रदर्शित मात्राओं के मध्य निरपेक्ष अनुपात होता है, अतः बिंदु विधि को कभी कभी निरपेक्ष या एब्सोल्यूट मेथड भी कहा जाता है। जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित मानचित्र में कोई ऐसा बिंदु मूल्य चुनना कठिन होता है जैसे नगरीय, ग्रामीण दोनों प्रकार की जनसंख्या सही सही वितरण दिखाया जा सके, है ना। और इस समस्या को हल करने के लिए कई और दूसरे और भी विधियां हैं, जैसे एरियल और स्टाइलनबर्ग, है ना, इन्होंने इनकी विधि। फिर है आयतनी या स्टैंडी गियर वॉल्यूमेट्रिक और स्टैंडी गियर्स मेथड। फिर इस तरह के अलग अलग विधिज हैं जिनमें अंतर होता है कि नगरीय जनसंख्या और व्रतों को गोलों के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए एक पर्टिकुलर डेटा की यूज़ किया जाता है, डेटा को, है ना। अब आते हैं हम डायग्रामेटिक मेथड पे, जो कि है आरेखी विधि। Diagrammatic maps or cartographs are cartographic forms of expression where values or properties are visualized and in the form of diagrams on top of the simplified topographic map. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स या आरेखों के द्वारा हम इसमें प्रदर्शन करते हैं। जैसे मानचित्र पर आवश्यकता अनुसार संख्या में आरेख या आलेख बनाकर किसी वस्तु या तथ्य के वितरण संबंधी अंतरों को प्रदर्शित किया जाता है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब आंकड़े बिंदुकित या समान रेखा मानचित्र बनाने के लिए अपर्याप्त हों, जैसे राज्यों के अनुसार भूमि उपयोग अथवा खनिज उत्पादन मूल्य के आंकड़े,
कभी कभी जब दिए गए आंकड़े किसी वस्तु के वितरण में कालगत परिवर्तन प्रदर्शित करते हों, जैसे दिए गए राज्यों जनपदों की अलग अलग जनगणना वर्षों में जनसंख्या अथवा किसी वस्तु के भिन्न भिन्न वर्षों में उत्पादन संबंधी आंकड़े, है ना। ऐसे ही कई और आंकड़े हैं, कभी कभी उप विभागों में विभाजित चर कई, है ना। जैसे भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग साधनों के द्वारा सिंचित क्षेत्र के आंकड़े, नगरों की श्रेणी के अनुसार नगरीय जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित करने वाले आंकड़े। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बहुत सारे होते हैं। तो हम इनको बोलते हैं कि ये है डायग्रामेटिक मैप्स। अब आते हैं हम लोग आइसोप्लेथ मैप्स, है ना। समान रेखा विधि। मानचित्रों पर कभी कभी क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जो होती है वो समान रेखाएं कहलाती हैं, है ना। जिनमें समताप रेखाएं आइसोथर्म्स, समदाब रेखाएं आइसोबार्स, समवर्षा रेखा और आइसोहाइड्स, समदिक्पाती रेखाएं आइसोगोन्स, समोच्चय रेखाएं आइसोहाइप्स, समकाल रेखाएं आइसोक्रोम्स, समलवणता रेखाएं आइसोहाइलेंस, सममेघ रेखाएं आइसोफनिप्स, सम भूकंप रेखाएं आइसोसेसिमल्स तथा समवेशन रेखाएं जिनको आइसोटैक्स आदि भिन्न भिन्न प्रकार की समान रेखाएं होती है। और जलवायु के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवन वेग आदि का वितरण दिखलाने के लिए इस विधि को हम लोग प्रयोग में लेते हैं। और इसके अतिरिक्त लवणता वितरण है, भूकंपों के प्रभाव क्षेत्र तथा किसी निश्चित स्थान से अन्य स्थानों को जाने में लगने वाले मात्रा के समय को भी हम समान रेखाओं के द्वारा संपूर्ण सफलतापूर्वक प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि समान रेखा मानचित्र जो होते हैं वो वैसे तो आइसोप्लेथ्स जो हैं वो सभी जगह घनत्व और स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, है ना, सेम। इसके अलावा आइसो समताप रेखाएं जो है सम तापमान वालों की तापमान बताती है। आइसोबार्स जो है वो किसी क्षेत्र समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को बताती है। आइसोबाथ जो है समुद्र के अंतर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाती है। आइसोब्रांट जो है वो रेखाएं क्या बताती है, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोक्रोन किसको बोलते हैं कि किसी बिंदु से एक समान समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोगोन्स किसको बोलते हैं, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेलाइंस जो है समुद्री जल में जो खारापन होता है उसको समान मात्रा में स्थानों को बताने वाली रेखा। आइसोहेल जो है वो समान सूर्य के प्रकाश को समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा। फिर आइसोहाइप्स और कॉन्टूर लाइंस जो होती है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। आइसोनिफ होती है वो है समान हिम यानी कि स्नो वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोनिफ जो होती है वो समान मेघाच्छादन क्लाउडीनेस वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। पर बेसिकली ये आइसोप्लेथ्स जो होती है वो जलवायु, रेनफॉल, इन सब एलिवेशन, इन सब को बताने वाली रेखाएं होती है। देखो आप अपने इस मानचित्र में भी, है ना। अब चूँकि हमारी ये क्लास आपको समझ में आ गई है तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे इस प्रश्न का हल करें ताकि आपका एक रिवीजन भी होता रहे कि आपने आज क्या पढ़ा है। तो आई विल से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड नॉन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैप्स होने चाहिए, मात्रात्मक और अमात्रात्मक मेथड्स में क्या अंतर है वो आपको बताना होगा। तो थैंक यू, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें